हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड कुछ तथ्य जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बायोडायवर्सिटी जो जैव विविधता जिसको आप जानते हैं, इसके लिए कन्वेंशन किया गया था, आप सभी को पता भी है। 1994 में रियो डी जेनेरो जो शहर था ब्राजील का, वहाँ पे, हालांकि वहीं ब्राजील से रिलेटेड एक और तथ्य याद रखिएगा कि ब्राजील की ब्रासिलिया में अभी हाल ही में ब्रिक्स का जो है बैठक किया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ब्रिक्स का कौवा बैठक जो था वो था, है ना। अभी हाल ही में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया है और उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि लगभग 11 से अधिक जो कंट्री हैं वो उसमें है। तो हालांकि हम लोग बायोडायवर्सिटी पे बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग ने देखा, सॉरी 1994 में थोड़ा सा गलत बोल दिया था, 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो, है ना। ब्राजील के जो रियो डी जेनेरो शहर है वहां पे किया गया था और उसमें कॉप हुआ था। अब तीन चीजों का कॉप हुआ था, एक यूएनएफसीसीसी का हुआ था, एक यूएनएफसीसीसी के बाद से आप देखेंगे मरुस्थलीकरण वाला हुआ था, और एक जो है सीबीडी हुआ था, यानी मुख्य रूप से बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड हुआ था, है ना। तो जो यूएनएफसीसीसी वाला है वो उसका तो प्रत्येक वर्ष कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है ना। लेकिन जो ये बायोडायवर्सिटी वाला है, जैव विविधता वाला है, यह मुख्य रूप से जो है प्रत्येक 2-2 वर्ष पे इसका जो है सम्मेलन होता है। तो 2024 में जो है तीनों का हुआ था, एक ही साथ अलग अलग जगहों में हुआ था, आपने देखा भी था। अब इस वर्ष 2025 में यूएनएफसीसीसी का तो होगा ही, लेकिन जो बायोडायवर्सिटी वाला होगा उसका नहीं होगा, कॉप नहीं होगा, ठीक ना। अब बायोडायवर्सिटी है क्या, जैव विविधता क्या है क्या। देखिए, जैव विविधता जितना ही ज्यादा होती है, जो परिस्थिति श्रृंखला है, ठीक ना, परिस्थिति जो सीरीज है वो भी ज्यादा जो है वह संतुलित होती है, और संतुलित होती है तो उससे क्या होता है, जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बना रहता है। और पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के कारण जो है, जैसे आप देखे होंगे कि किसी एक पूरे जीव पे संकट आ जाने पर उसकी पूरी चैन प्रभावित हो जाती है, और अल्टीमेटली रूप से उसका प्रभाव पड़ता है पूरा प्रकृति पे। या फिर आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वही कहीं न कहीं इसका एक जन्म है ना। फिर इसका कई तरह से ह्रास भी होता है, जैसे आप देखें उससे पहले जो है मुख्य रूप से जो उनका आवास था, हैबिटेट था, उसको नष्ट कर दिया जाता था। नष्ट होने के कारण बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जो थे वो विलुप्त हो गए। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु है जिनका भोजन नष्ट हो जाने के कारण, कुछ दवाओं के कारण, जो ग्रासलैंड है वो समाप्त होने के कारण जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होते हुए नजर आ गया। तो दो तरह के, एक तो इंडेमिक होता है, इंडेमिक मतलब परस्पर उसी भौगोलिक परिदृश्य में ही पाए जाएंगे, ठीक ना, जिस अवस्था में होंगे। तो यह क्या डिस्कवर किया गया है, कौन सा पैटर्न डिस्कवर किया गया है, उसके बारे में हालांकि हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो अर्थ डिवाइड जो पृथ्वी जो है उसको बहुत बड़े बायो जियोग्राफिकल रीजन शेप में जो है विभाजित किया जा सकता है, क्लाइमेट, हिस्ट्री या वेरियर्स के रूप में, है ना। जैसे ट्रॉपिक्स में देखेंगे हाई स्पीसीज जो है वो रहती है सबसे ज्यादा कहाँ पे, ट्रॉपिक्स वाले जो रीजन होते हैं वहाँ पे, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है species रहते हैं। भारत में क्षेत्र है और वहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत कम मात्रा में जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके सोर्स कहाँ से मुख्य रूप से लिए गए हैं, तो जैसे आपको पता है कि भी जारी कर रहा है, इवेंट कुछ समय पहले जो है वह ग्रीन लिस्ट भी जारी कर रहा था, अभी शुरू किया है, ठीक है। क्या है उसको अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन रेड लिस्ट जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है, इसके बारे में मुख्य रूप से बताया गया है कि जो पृथ्वी है वह प्रत्येक 111 वर्ग किलोमीटर इक्वल एरिया जो है सेल्स में जो है विभाजित है। यह मुख्य रूप से इसमें बताया गया है आईयूसीएन और वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक ना। उसके बाद से क्या क्या पॉइंट है इसमें, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया स्पीसीज का, तो उसमें पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स से किया गया, जो कोर सेक्टर है उसका। नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो स्पिल ओवर आवर द नाइबर्स जो है उसके ओवर में किया गया है। फिर स्पीसीज जो रिचनेस अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कोर ऑफ स्पीसीज या बायोटा ओवरलैप जो है, परसेंटेज ऑफ नॉन कैरेक्टरिस्टिक स्पीसीज हो गए, या ऑक्यूपेंसी रेंज साइंस ऑफ द कोर स्पीसीज आप देख सकते हैं। इंडेमिक्टिसिटी के रूप में देखें तो परसेंटेज ऑफ स्पीसीज जो है वो कन्फाइंड टू द रीजन, जिस रीजन में रहते हैं वहां पे सबसे ज्यादा ये मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। फाउंड 7 रिकर्निंग बायोडायवर्सिटी सेक्टर्स जो है ऑनियन लाइक लेयर्स जो है उस तरह के हैं।
ठीक ना, यानी रिच, एंडेमिक या फ्यू आउटसाइडर्स, इस तरह के आप को देखने को मिलेगा। आउटर लेयर्स में आप देखेंगे तो जर्नलिस्ट स्पीसीज, लोअर रिचनेस, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक ना, टेम्परेचर और रेनफॉल प्रेडिक्ट जो है वह बायोडाइवर्सिटी जो है प्लेसमेंट इसको 98% केसेस में यहाँ पे इफेक्टेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ ये सारी चीजें हैं। फिर कंजर्वेशन प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो कोर बायोडाइवर्सिटी जो लेयर है अगर उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए, हालांकि इसमें आपने नगोया प्रोटोकॉल वगैरह सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, कॉप10 से रिलेटेड है, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा आप लोग ऐसा चाहेंगे तो हम लोग मुख्य रूप से एक 10-20 मिनट का वीडियो होगा, उस पर पूरा हम लोग बता देंगे हम कॉप जो शुरू हुआ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, नगोया प्रोटोकॉल क्या है, क्या लक्ष्य रखा गया था, है ना, 30x30 वाला लक्ष्य क्या है, ये सारी चीजें जो है हम लोग चर्चा कर लेंगे। या कार्टेजियन जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कभी। ठीक है, तो हिमालय जो है वो अंडर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आ रहा है, धीरे धीरे इसके ऊपर भी प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर डाटा गैप्स जो है रिमेन देखने को मिल रहा है, सर्टेन जो टेक्सा है या ट्रॉपिकल रीजन जो है वहां पर भी अंडर प्रेजेंटेड जो है ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है या मुख्य रूप से आप देख सकते हैं जलवायु जो परिवर्तन है इसका कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे असर पड़ रहा है, जिसके कारण सारी चीजें जो है आते हुए दिखाई दे रही है। तो बायोडाइवर्सिटी के रूप में बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जाते हैं IUCN के द्वारा, आपको पता भी है कि जो लिस्टेड किया जाता है वनरेबल से लेके एक्सटेंट से लेके एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में, उसको मुख्य रूप से आपने वहां भी उसके लिए एक्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप कह सकते हैं 1972 का, उसके तहत जो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 वाले जो था जिसको हटा के अब केवल 3 ही शेड्यूल्स उसमें रखे गए हैं। तो इस सॉरी 4th ही शेड्यूल्स अभी जो है उसमें है, पहले 6 था उसमें 4 हो गया। तो ये सारी चीजें जो है मुख्य रूप से या कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक ना, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।